व्यक्ति है। इस चीज को साबित करने के लिए दी जाएगी। स्टेट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड यानी कि इंटेंशन, उस व्यक्ति का आशय क्या है, नॉलेज, क्या उसे किसी पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज है, गुड फेथ, अब देखो गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। किसी विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, उसके बारे में वो क्या नॉलेज रखता है, उसके बारे में वो गुड फेथ रखता है या नहीं रखता है, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल, टू ये सारी की सारी चीजें क्या है, रेलिवेंट होंगी एज अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। दूसरी का हम बात करते हैं, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलिवेंट व्हेन, और कब, जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इश्यू और रेलिवेंट, उस समय जब वो स्टेट ऑफ माइंड यानी कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिति, उसकी जो इंटेंशन है वो डिस्प्यूटेड है, या स्टेट ऑफ बॉडी है वो डिस्प्यूटेड है, या जो बॉडीली फीलिंग है वो डिस्प्यूटेड है, तो उस समय इन सबसे संबंधित जो ये सारी चीजें बताती हूँ वो रेलिवेंट होंगे। अब देखो सबसे पहले नॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज के लिए जो इसका सबसे पहला इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिए। पहला इलस्ट्रेशन क्या था, ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स, यानी कि जो हमारे श्रेयांश जी हैं, श्रेयांश के ऊपर एक मुकदमा चला और मुकदमा इस बात का है कि इनके पास जो है चोरी की वस्तु है, नोइंग देम टू बी स्टोलन, जिसके बारे में इन्हें जानकारी है कि हाँ ये चोरी की है। It is proved that he was in possession of a particular stolen article, ये भी साबित कर दिया गया कि उसके कब्जे में और भी अन्य वस्तुएं थी जो चोरी की थी। Of the fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as standing to show that he knew each and all of the article of which he was in possession to be stolen। यानी कि इनके पास से 10 मोबाइल मिले, 10 में से एक चोरी का है, अगर क्वेश्चन ये है तो जो बाकी 9 इनके पास से और मिले अगर वे भी चोरी के हैं तो ये मान लिया जाएगा कि इन्हें इस बात का ज्ञान था, इस बात की जानकारी थी, नॉलेज थी कि इनके कब्जे में जितने भी पर्टिकुलर मोबाइल हैं दे ऑल आर स्टोलन गुड्स। स्टोलन गुड्स को, स्टोलन प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया हुआ है, आईपीसी। आईपीसी में सेक्शन कौन सा होगा बेटा, सर सेक्शन में ध्यान आ रहा 300 सम सर 409 नहीं 410 तो नहीं होगा सर, 409 या 410 होगा, सॉरी। लो एक बार सबके बाद देखो, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बराबर में बेरख भी रखे हुए होंगे, देख लिया करो तुम, कोई दिक्कत थोड़ी है। 410 है। हाँ 410 ठीक है। अब इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन बी पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन बी जो कहता है, ए ये भी नॉलेज की बात करेगा, ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन ए काउंटरफीट कॉइन, यानी कि जो श्रेयांश है, श्रेयांश के ऊपर एक मुकदमा चला, इन्होंने जो ना नकली नोट हर्षित मेहता जी को दे दिए, ठीक है, which at the time when he delivered he knew to be counterfeit। श्रेयांश को पता था कि ये तो फर्जी नोट दे रहा, जाली नोट दे रहा हर्षित मेहता जी को। अब आगे चलो, the fact at the time of the gift delivery, जिस समय इन्होंने ये दिए थे किसको, हर्षित मेहता जी को, A was possessed a number of other pieces of counterfeit coin is relevant। उस समय इनके पास और भी गड्डियां थी नकली नोटों की, ये सब क्या है, सुसंगत तथ्य होंगे। और जो काउंटरफीट है, काउंटरफीट को सेक्शन 28 आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है। तो काउंटरफीट से मतलब क्या है, ये भी नॉलेज की हम बात करते हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, आगे देखो मेन चीज है कि इंटेंशन। इंटेंशन के लिए आप देख लो, जो इसका इलस्ट्रेशन ई है वहां लिखा था, ए इज एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। जो ए है, ए के ऊपर एक मुकदमा चलता है इस बात का कि उसने बी की मानहानि की है, और मानहानि किसके द्वारा की है कि उसने कुछ ऐसा पब्लिश किया है जिससे जो है बी की जो ख्याति है उसको क्षति पहुंची है, उसको जो रेपुटेशन है उसे हार्म पहुंची है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, तो फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन, उसके द्वारा पूर्व में जितने भी पब्लिकेशन इस तरीके की चीजें पब्लिश की गई थी
A respecting B showing ill will on part of A, ये बताती हो कि जो A है वो क्या है, इल विल रखता था B के रेफरेंस में, रेलिवेंट होगी एज प्रूविंग एज इंटेंशन, इस बात को साबित करने के लिए कि जो ए की इंटेंशन है, ए की जो आशय था वो बी के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने पूर्व में भी बी के खिलाफ बहुत बहुत खराब चीजें पब्लिश की थी, जिससे कि उससे जो है उसकी रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचा था। ठीक है, अब इसके बाद द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी, अगर ये तथ्य कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड, और उसने दोबारा केवल वही बताया है जो उसने सुना है, इज रेलिवेंट एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी, अगर दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, वो एक ही कंप्लेंट को बार बार दोहरा रहा था, तो उसने, और वो भी ये कि उसने क्या कि ऐसा सुना है तभी वो ऐसी बात कह रहा है, उस स्थिति में यह है कि उस ये बात की यह तथ्य है कि उसका उसके बारे में कोई बुरा आशय नहीं था, कोई इल इंटेंशन नहीं थी, रेलेवेंट होगा। अब इसी के साथ देखो बेटा, आप देख लेते हो कि एक एग्जांपल इसमें गुड फेथ का देख लीजिए, गुड फेथ के लिए आप एफ भी देख लीजिए, A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss। अगर यह तथ्य देखो, ये जो हमारे श्रेयांश जी हैं, श्रेयांश जी के ऊपर एक मुकदमा चला, मुकदमा किस चीज का चला श्रेयांश? श्रेयांश के ऊपर मुकदमा इस बात का चला कि उन्होंने जो है गलत तथ्य बताए थे, किसके बारे में? हर्षित मेहता जी के बारे में, कि ये भैया बहुत, ये तो बहुत मजबूत आदमी है, धनी आदमी है, सॉल्वेंट है, और जो ना इसी बात पे विश्वास करके जो हमारे अनीश चोपड़ा जी है, इन्होंने 50 लाख रुपए उधार दे दिए हर्षित मेहता जी को। बाद में देखा गया कि भैया ये तो इंसॉल्वेंट है, यानी कि हर्षित मेहता जी के पास तो कुछ था ही नहीं। तो ये तथ्य है कि इन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये इंसॉल्वेंट है, किसको? श्रेयांश जी को, ये तो उनकी इंटेंशन इलविल हो जाएगी। लेकिन अगर फैक्ट ये आता है कि जिस समय ये पैसा उधार लिया गया था उस समय ये सॉल्वेंट थे, तब ये क्वेश्चन है, तब ये चीज निकल के आएगी कि इन्होंने सारी जो चीजें हैं वो गुड फेथ में कही है। The fact that at the time when A represented C to be solvent, उस समय जब श्रेयांश ने हर्षित मेहता के लिए कहा कि ये solvent है, C was supposed to be solvent, वो solvent ही था by his neighbors and by persons dealing with him, is relevant as showing that A made the representation in good faith। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भैया? आगे चलूं? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके लिए देखो ये थी, और मेन चीज का इसके दो एग्जांपल और है बेटा, सॉरी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 14 के साथ जो पढ़ते हैं। जो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है, ए फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि जहां प्रश्न ये है कि जो हमारे जो आबिदा हैं, आबिदा के ऊपर एक ट्रायल चला कि इन्होंने जो है प्राची के 10,000 रुपए चुराए हैं, तो इस चीज को साबित करने के लिए जो कुछ उदाहरण और दिए गए, कुछ सब एविडेंस और दी गई कि इन्होंने जी पहले दिव्या के भी चुराए थे और प्रेरणा के भी चुराए थे, हर्षित के भी चुराए थे। तो जो आपका एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये कहता है, इफेक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, कब? केवल उस पर्टिकुलर काम के लिए ही, यानी कि जो पर्टिकुलर काम इन द सेंस ये केवल जो 10,000 रुपए का चोरी का जो ट्रायल चल रहा है प्राची वाला, केवल उसी का ही वो एविडेंस दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाएगी। नॉट जनरली, उसकी जो जनरल इंटेंशन है, जनरल बिहेवियर है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, केवल और केवल पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, उससे जो संबंधित चीजें हैं वह उन्हीं के संबंध में साक्ष्य दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है भैया? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
सर एक बार रिपीट कर दीजिए एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन ये कहना है कि बेटा ए फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी तथ्य जिसके द्वारा यानी कि जो ना एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड उस व्यक्ति की जो ना मन की जो स्थिति जो इंटेंशन थी, सपोज कीजिए कि हाँ हर्षित मेहता जी के ऊपर एक मुकदमा चला कि इन्होंने बी की हत्या की है, ठीक है। अब बी की हत्या के मुकदमे में अगर ये तथ्य भी ये भी बात कही जाए कि इन्होंने जी इससे पहले श्रेयांश की भी हत्या की है और मनीष की भी हत्या की है, तो इस बात का साक्ष्य इस संबंध में नहीं दिया जाएगा। यहाँ केवल जो एविडेंस दी जाएगी वो दी जाएगी केवल और केवल पर्टिकुलर मर्डर के संबंध में। क्लियर है? यहाँ स्टेट ऑफ माइंड इंसेनिटी के लिए या और मेंटल स्टेट के लिए लिया गया है? यहाँ जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, यहाँ बेटा इंटेंशन देखी जा रही है। इंटेंशन के संबंध में कोई साक्ष्य दिया जा रहा है कि क्या किसी व्यक्ति की, सीधी सी बात है, देखो जब हर्षित के ऊपर, हर्षित मेहता के ऊपर श्रेयांश के मर्डर का मुकदमा चलेगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा वेदर द हर्षित हैव इंटेंशन टू किल श्रेयांश और नॉट, दैट इज द फैक्टिव इशू। जब इसको तय किया जा रहा है तो इस तय को किए जाने के तो उसको पर्टिकुलरली ये देखा जाएगा कि उसकी इंटेंशन श्रेयांश को मारने की थी। तो इस चीज को साबित करने के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि जी इन्होंने इससे पहले मनीष की भी हत्या की थी, अनीश की भी हत्या की थी, नहीं भैया, केवल ये बात चल रही है फिलहाल तो कि इन्होंने श्रेयांश की हत्या की थी। इस संबंध में जो साक्ष्य है आप केवल वो दीजिएगा, ये बात कही जाएगी। अच्छा, क्लियर है? लेकिन बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस the previous commission of the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। लेकिन अगर प्रीवियस कमीशन की हम बात करते हैं, प्रीवियस कमीशन की बात है बेटा तब की जाती है। अच्छा, ये कोर्ट में कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे इस समय? मैं तो नहीं, अभी तो नहीं कर रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्राची, यस सर। बेटा कोर्ट में कोई बेल एप्लीकेशन मूव की है कभी? हाँ जी सर। ठीक है, तो जो बेल एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन पे क्या क्या होता है? सर उसका प्रीवियस कन्विक्शन होता है कि पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है। नहीं, तो बेल एप्लीकेशन है उसके कंटेंट बताओ कि क्या क्या लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या लिखोगे, मोटा मोटा कुछ दो चार कंटेंट बता दीजिए। हाँ सर, प्रीवियस उसका नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, देखो सपोज करो कि मेरी आपको बेल करानी है, 379 का एक केस मेरे ऊपर चला, मेरे को अब उसमें आपको मेरी बेल करानी है, अब मेरी बेल एप्लीकेशन लिख दो आप। सर कोई रिकवरी नहीं है इतनी तारीख से जेसी में और प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, ऐसे दो चार बात आती है सर 379 में। ऐसा है कि देखो माय क्लाइंट इज इनोसेंट, मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है, ही इज फॉल्सली इम्प्लिकेटेड सच एंड सच मैटर, इस मामले में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। देयर इज नो रिकवरी अगेंस्ट हिम, उसके पास से कोई चोरी की वस्तु भी बरामद नहीं की गई है। देयर इज नो क्रिमिनल हिस्ट्री अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, ठीक है। और ही बिलोंग्स टू ए रेपुटेटेड फैमिली, वो एक जो है ना रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग्स करता है। अब देखो एक मिनट आप रुक जाओ बेटा, अब यहाँ पर जो है एपीओ से रिपोर्ट मांग ली जाती है उस बेल एप्लीकेशन पे। जब उस बेल एप्लीकेशन पे एपीओ से रिपोर्ट मांगी जाएगी तो एपीओ वहां से एपीओ जो रिपोर्ट देगा वो आएगी पुलिस थाने से कि भैया इनके खिलाफ तो जो है चोरी के 50-60 मुकदमे दर्ज हैं, इनका तो काम ही है। तो उस समय जो उनके प्रीवियस कमीशन ऑफ क्राइम है उसका जो एविडेंस है वो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 14 के अंतर्गत रेलिवेंट होगा। क्लियर है? अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं तो रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड की, तो उस पर्टिकुलर रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड के संबंध में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से संबंधित ही कोई साक्ष्य दिया जाएगा, उसके जनरल कैरेक्टर की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्रायल की बात कर रहे हैं किसी ऑफेंस पर, मतलब किसी एक पर्सन का, किसी एक्यूज का ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस से संबंधित, तो उसने अगर पूर्व में कोई अपराध किया है तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। क्लियर है?
सर मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। देखो तो डिफरेंस बेटा क्लियर है। यहाँ पे ये जो है अगर ये तय करना है कि भैया कि प्रिया कुछ कह रहे हो आप? सर एक्सप्लेनेशन 2 एक में मिनट रुक कंडक्ट। जा भैया, आबिदा एक मिनट रुको। ओके। प्रिया कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी सर। हाँ बोलो सर, बोलो। मुझे एक डाउट ये है कि जो ये प्रीवियस कन्विक्शन है ये सेम ऑफेंस में ही होना चाहिए या फिर कोई भी ऑफेंस के रिगार्डिंग? प्रीवियस कमीशन ऑफ द एक्यूज है ना, बाय द एक्यूज है, द प्रीवियस कमीशन है, और तो किसी दूसरे अपराध में भी हो सकता है। उस व्यक्ति का मतलब सेम पर्सन का ही होगा। जो अगर सीधा सा है कि आज किसी व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है तो पूर्व में भी एक चोरी के मुकदमे में दंडित किया जा चुका है, तो ये सारी चीजें तब देखी जाती है जब उसका सजा तय करनी हो या उसको बेल दी जानी हो, तो उस समय इन चीजों को साक्ष्य दिया जा सकता है कि इस चीज को देखिए जो ना द पर्सन है वे जो सच एंड सच पर्सन है वे विंडिक्टिव नेचर यानी कि जो ना उसका जो दिमाग है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इस चीज को साबित करने के लिए दी जाएगी। अच्छा देखो एक चीज और, अभी देखो आबिदा करिए उसको अंतर की जब हम बात कर रहे हैं, अगर किसी रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर पर्सन के किसी पर्टिकुलर चीज से इंटेंशन की हम बात करें, अगर बेटा तय ये करना है कि ए ने बी की हत्या की या नहीं की, इस चीज को तय करने के लिए हम ये इस चीज का साक्ष्य नहीं देंगे कि उसने पहले बी सी डी और सी एफ की भी हत्या की थी। यहाँ पे जब हम अगर ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस से संबंधित, तो जो प्रीवियस कमीशन है उसका किसी व्यक्ति का ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी ए रेलिवेंट फैक्टर। उसका अगर पूर्व में कोई दोष सिद्धि हो चुकी है तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसे अगर कम सजा दी गई तो ये समाज के लिए खतरा होगा। इन चीजों को साक्ष्य केवल इसके लिए दिया जाए, बाकी कुछ नहीं है। बेटा आबिदा अभी और कुछ? सर ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। सेक्शन 14 जो बात करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी लिक्विडिंग, आईपीसी में मेंसरिया दी हुई है। मेंसरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस, हेंस व्हेनेवर मेंसरिया ऑफ अ पर्सन इज टू बी प्रूव्ड, मेंसरिया यानी कि जो गिल्टी इंटेंशन है वो अगर प्रूव हो जाएगी, द रिकोर्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ रिटेन एविडेंस एक्ट शैल बी टेकन। तभी वो सेक्शन 14 में क्योंकि इंटेंशन की बात करते हैं, उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है, thus in providing state of mind all such fact relevant from which such a state of mind may be inferred, वो सारे तथ्य रेलिवेंट होंगे जिससे कि उसके जो मस्तिष्क की स्थिति है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को साबित करने के लिए जिससे संबंधित जो भी तथ्य है वो सब रेलिवेंट होंगे। फैक्ट बेरिंग द क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये वर्ड इंटेंशनल है, इंसिडेंटल नहीं है। ठीक है, अब इंटेंशनल की जब हम बात करेंगे कि कोई भी तथ्य या तो दुर्घटना पूर्वक हुआ था या आशय के साथ हुआ था। प्राची सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, किस किस को नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है क्लियर? यस सर। प्राची प्रिया क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। प्राची भैया थोड़ा सा नेट देखिए, कोई दिक्कत ना। अच्छा दूसरा ये वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंशियल देन और इंटेंशनल और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, the fact that such act form part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant, यानी कि जहां प्रश्न यह है कि कोई कार्य या तो दुर्घटना पूर्वक हुआ है या आशय के साथ हुआ है, तो इस स्थिति में इस बात को तय करने के लिए कि उस व्यक्ति को या उसको किसी पर उसके लिए विशेष जानकारी थी या आशय के साथ किया गया था, ये तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की जो ट्रांजैक्शन है, सिमिलर ट्रांजैक्शन, सिमिलर एक्ट है, उसी का एक पार्ट है जिनमें से हर एक जो है उससे मिलती जुलती है, तो रेलिवेंट होगा। अब वो देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो श्रेयांश है, श्रेयांश की दुकान में आग लग गई,
अब जब आग लगी, इन्होंने उसके लिए क्या कराया था, इंश्योरेंस कराया हुआ था, आग लगी, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया। अब बात ये आई निकल करके, इन्होंने इससे पहले भी 5 बार इनकी दुकान में आग लगी थी और 5 बार भी इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम कर लिया था। तो ये जो सीरीज ऑफ अकरेंस है, ये इस बात को साबित करते हैं कि इन्हें तो भैया ये जो दुकान में आग लगी है, ये लगी नहीं थी, लगाई गई है इंटेंशनली, तभी तो इन्होंने बार बार आग लगती है और बार बार ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। ये देखो आ जाओ, फैक्ट बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of series of a similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant। इसके लिए सबसे पहला जो illustration है वो आप देख लीजिए। Shreyans is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured। The fact that Shreyans lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires Shreyans received payment from a different insurance office, are relevant as tending to show that the fires were not accidental। यानी कि जो श्रेयांश है, श्रेयांश जिस मकान में रह रहा है उसमें आग लगी, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। यह तथ्य कि इससे पहले भी श्रेयांश अलग अलग घरों में रहा था और उनमें भी ठीक इसी प्रकार से आग लगी थी और उसने अलग अलग ऑफिस से इंश्योरेंस क्लेम किया था, इस बात को साबित करने के लिए सुसंगत होगी कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। यानी कि इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज इंटेंशनल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ सिमिलर अक्यूरेंस, सर एक बार इसको बता दीजिए सिमिलर इस अकरेंस, इलस्ट्रेशन से हटा के सर। हाँ इस इलस्ट्रेशन से हटा के जो हम कहते हैं बेटा, जो सिमिलर अकरेंस है, ये जो हमारा जो काम है सिमिलर अकरेंस, यानी कि देखो सीधे सीधे अब हमें तय ये करना है कि एक्सीडेंटल और इंटेंशनल है। और देखो दो चीजें होती है, एक होती है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है हमेशा मोस्टली आपका सर्कमस्टांशियल और कोरोबोरेटिव एविडेंस से ही प्रूव किया जाता है। एक होती है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस ये होगी कि भैया कि जो ना किसी ने श्रेयांश को आग लगाते हुए देखा था, तो ये कह दिया जाएगा कि आग लगी नहीं थी, श्रेयांश ने खुद लगाई थी। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो इनकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन यानी कि इनका जो गिल्टी इंटेंशन है, जो रॉन्गफुल विल है, उस चीज को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे दी होगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाती है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो उसमें सारी चीजें हो सकती हैं, इनके पूर्व में किए गए जो एक्ट है, इनका कहीं आना जाना है, किसी से मिलना है, इस चीज का जो साक्ष्य होगा दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल और कोरोबोरेटिव एविडेंस। अब वहां पर कि अब जो सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस की भैया की जो आग लगी ना, इससे पहले भी ठीक इसी तरीके के और पर्टिकुलर एक्ट हुए थे, उसमें भी इन्होंने पैसे लिए थे। या सीधा सा दूसरी चीज हम लगा लेते हैं कि पता लगा जो हमारे हर्षित मेहता जी हैं उनके घर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई। क्लियर है? मोटरसाइकिल वो सॉरी चोरी नहीं हुई, इनके घर से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। ठीक है, और मोटरसाइकिल जब बरामद हुई तो मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद मुकदमा चला। अब वहां पे ये तथ्य है कि भैया एक मोटरसाइकिल वहां भी चोरी हुई थी, एक उनकी भी चोरी हुई थी और एक इनकी भी चोरी हुई थी। तो ये माना जाएगा कि भैया एक बार और पूछ के देख लो क्या इसमें यही तो इन्वॉल्व नहीं है कि ठीक इसी तरीके से कि भैया चार आदमी उतरा और उतर के तुरंत चला गया और तुरंत चोरी हो गई। अब वो पूछा गया, पूछने के बाद पता लगा इनके गोदाम से वो सारी बाइक भी बरामद हो गई। या ऐसा इसको देख सकते हैं कि ए ने बी की हत्या की उसकी गला काट करके, ठीक है, तो गला काट करके हत्या की। या ये मान लीजिए कि सिर पे चोट लग, सिर पे कुछ मार करके हत्या की और ये दिखा दिया गया कि वो एक्सीडेंट से मरा है। तो ठीक उसी तरीके से
उससे पहले कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति और मरा था, उसकी भी जो हत्या है, उसकी भी जो डेथ है वो भी सिर पे चोट लगने से हुई थी, वो भी गिर करके मरा था, सीढ़ियों से गिर गया और मर गया, सिर में चोट लगी थी। उससे 10 दिन पहले एक व्यक्ति और सीढ़ियों से गिर के मरा था, उसके भी सिर में चोट लगी और वो मर गया। उससे 15 दिन पहले एक व्यक्ति और मरा था। अब यहाँ पे ये सारी जो घटनाएं हैं ये अपने आप में जुड़ जाती है कि भैया ये वाला आदमी ठीक इसी तरीके से मरा है, इससे पहले जो मरा है उसके साथ भी लगभग यही घटना हुई थी, उससे पहले भी यही है। तो ये सब क्या है, ये दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल है। अब इसको आप दूसरे तरीके से लीजिए, एक परिवार के अंदर सपोज कीजिए 5 लोग हैं, 5, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली है, सभी को अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो उनमें से 5 में से एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, बात खत्म हो गई। अब प्रॉपर्टी 4 लोगों के पास है। उसके 2-3 महीने बाद फिर उसका एक व्यक्ति और जा रहा था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गया। पहले तो वहाँ एक्सीडेंट ले रहे, एक्सीडेंट में तो सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, इनक्वेस्ट रिपोर्ट बना करके, 2 हत्या होगी, 2 एक्सीडेंट हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरे व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया। अब ये बार बार एक ही परिवार के एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर मरना, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर मरना, फिर उसके बाद तीसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर मरना, कहीं कहीं ये संदेह प्रकट कर देता है भाई ये एक्सीडेंट ही है या कोई इंटेंशनली इनको मार रहा है। तो ये जो सीरीज जो सिमिलर अकरेंस है, जो सीरीज जो एक से एक ही, या तो सीरीज ऑफ अकरेंस है, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, तो इससे ये साबित होता है, ये चीज निकल के आती है कि भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशनली किए जा रहे हैं। अभी क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखते हो आगे, तो ये सीधे सीधे से दो ही चीज है कि वेदर द एक्सीडेंट और इंटेंशनल, इस चीज का हिसाब से दिया जाना है बस। यहाँ तक क्लियर है भैया? आगे सुने। यस सर। Section 15 is merely an example of the general rule, which is given in Section 14. Section 14 में हम क्या देख के आए थे बेटा? State of mind, यानी कि व्यक्ति के state of mind has to intention, knowledge, ill will, good faith, negligence, rashness, वो सारी चीजें देख रहे थे। अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? Merely an example of general rule, which is given in Section 14. Rule embedded in Section 15 is based on the principle that if an act in question becomes part of a series of similar occurrences, it may be presumed from the fact that all acts were done with one intention and they were not accidental or innocent. अगर एक से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सिमिलर अकरेंस है और एक सीरीज बनती जा रही है, इसका भी एक्सीडेंट हुआ, बी का भी एक्सीडेंट हुआ, सी का भी हुआ, डी का भी हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सीडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इंटेंशन छिपी हुई है। सेक्शन 16 पे आप आ जाते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। तो सीधा सीधा सा जो कोर्स ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। अब इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि प्रश्न यह है, क्या श्रेयांश ने हर्षित मेहता से 50,000 रुपए उधार लिए थे? अब इस चीज को साबित करने के लिए जो हर्षित मेहता है, ये हमारे सेठ जी आदमी है और ये जो ना डायरी मेंटेन करते थे, कि उससे पहले उन्होंने पिछले 20 साल से तक डायरी मेंटेन कर रहे थे कि इन्होंने अनीश को भी 10,000 को उधार दिए, वो लिखे हुए थे, प्रेरणा को 10,000 उधार दिए, वो लिखे हुए थे, आबिदा को दिए, वो लिखे हुए थे, या इससे इतने दिए, वो लिखे हुए थे। अब ये जो कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि जो उसकी वही में जो लिखा हुआ है कि इन्होंने पर्टिकुलर सच एंड सच डेट को श्रेयांश को 50,000 रुपए उधार दिए, ये जो वही है, ये क्या है? रेलिवेंट होगी। क्लियर है श्रेयांश? श्रेयांश यस सर, यस सर। क्लियर है ये? हाँ जी सर। आबिदा? नो सर, इट्स नॉट क्लियर। अरे भाई जहाँ प्रश्न ये है तो सर मेयरली उनकी जो डायरी में एंट्री है सिर्फ वही रेलेवेंट होगी, मतलब उसको कैसे मान लेंगे? हो सकता है वो डायरी में जो एंट्री है बाद में की गई हो।
वो कोर्स ऑफ बिजनेस की देखो यहाँ पे ये साबित नहीं हो रहा है कि भैया इन्होंने पैसे उधार लिए हैं। इस बात की जो डायरी है, जो यानी कि उस कोर्स ऑफ बिजनेस में वो इस चीज को मेंटेन करके रखते थे, इस बात का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि हाँ इन्होंने ये पैसे उधार लिए थे, इनसे ये रेलिवेंट है। खाली इसके आधार पर भी साबित नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा हम यहाँ जो देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज रेलिवेंट और नॉट, एंड व्हिच इज रेलिवेंट इट मे बी गिवन एज एन एविडेंस। जो Yes. सुसंगत है उसी का तो साक्ष्य दिया जाएगा। अभी Yes, तो sir. साबित और नासाबित तो अलग चीजें हैं। यहाँ तो हम केवल यह एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि जो कोर्स को जो कारोबार का कोई अनुक्रम है वो कब सुसंगत होगा, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो इसके ठीक है, तब ये कुछ इलस्ट्रेशन देख रहा है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। अगर प्रश्न यह है कि कोई विशेष पत्र प्रेषित कर दिया गया था, the fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। अगर कोई ये बात पूछा जाए कि भैया आश्रित मेहता आपने वो लेटर डिस्पैच कर दिया, कि हाँ सर जितने भी लेटर उस दिन थे ये सारों की एक लिस्ट है और लिस्ट के हिसाब से ये हमने जो है पोस्ट कर दिया। वो जो लिस्ट ये दिखा रहे हैं कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन करके चल रहे हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट है कि हाँ भैया इन्होंने वो पोस्ट किया होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर ये इलस्ट्रेशन समझ नहीं आ रही। यदि ये तो कह रहा है बेटा कि द क्वेश्चन इज ए वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। प्रश्न ये है कि एक पत्र प्रेषित किया गया या नहीं। फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यह तथ्य ये एक किसी भी कारोबार का सामान्य अनुक्रम था। फॉर ऑल लेटर्स, उस लेटर्स सभी पत्रों के संबंध में, पुट इन ए सर्टेन प्लेस, किसी विशेष स्थान पर रखा जाना था उनको, टू बी कैरीड टू द पोस्ट, उनको पोस्ट करने के लिए कि भैया सारे के सारे इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद श्रेयांश जैन की टेबल पर रख दिया गया कि भैया श्रेयांश जैन को लेकर जाएंगे, एंड दैट द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस, और वहां से उसको उठाया जाएगा। और रेलेवेंट फैक्ट वो सभी का सुसंगत तथ्य हुए। बेटा ये कारोबार के अनुक्रम से संबंधित अगर कोई चीजें मेंटेन होती है तो उनका जो साक्ष्य दिया जा सकता है इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ भैया कि जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो रेलिवेंट है। बस कि हाँ अगर ये काम हुए तो प्रिजम्पशन